इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि शेख हसीना अपनी सिस्टर और फैमिली के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हैं। कुछ टाइम के बाद पता चला कि हसीना इंडिया आ चुकी हैं और इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद से मिली। इसके बाद शेख हसीना को एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। इसके बाद शेख हसीना किस देश जाएंगी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। इस पर हम आगे बात करेंगे। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हुआ था और शेख हसीना को चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। शेख हसीना 2009 से ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन 2024 के शुरुआत से ही बांग्लादेश की जो माहौल था वो ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि शेख हसीना की सरकार और सेना की दूसरी बटालियन से मतभेद चल रहा था, जिसकी वजह से सरकार को 6 से 7 महीने के अंदर ही देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना को एक स्पेशल हेलीकॉप्टर के द्वारा बांग्लादेश से इंडिया लेकर आना पड़ा। इंडिया शेख हसीना के लिए एक सुरक्षा का ढाल बना हुआ है। चलिए इस कहानी को पूरे डिटेल्स में समझते हैं कि बांग्लादेश में 1971 से लेकर 2024 तक कितनी बार तख्ता पलट करने की कोशिश की और कितनी बार लोकतांत्रिक सरकारें बनी। बांग्लादेश में फूट डालो और राज करने की नीति कहां से शुरू हो गई है और जो पूरा क्लैश है ढाका से शुरू होकर के पूरे बांग्लादेश में आग की तरफ फैल गया। शेख हसीना के प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों के बीच जश्न का माहौल था। शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा। उनके देश छोड़ते ही देश भर में 100 से अधिक लोगों की तत्काल हत्या कर दी गई। शेख हसीना के पार्टी के कुछ सदस्यों को उनकी पार्टी ऑफिस के सामने ही बिल्डिंग पर उल्टा लटकाकर मार दिया गया। जितने भी शेख हसीना के करीबी लोग हैं वो बांग्लादेश छोड़ने की फिराक में है। बांग्लादेश की सेना जिस तरह से वहां के लोगों को सपोर्ट कर रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में सेना की ही सरकार रहेगी और सेना ही पूरे देश को कंट्रोल करेगी। जिस तरह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को खत्म करके वहां की सेना पूरी कंट्रोल करती है, ठीक वैसा ही मंजर बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। अभी जिसने आर्मी को कंट्रोल कर रखा वह एक्शन नहीं लेता दिख रहा है, क्योंकि उसको तो मतलब ही सरकार को उखाड़ कर फेंक देना और अपनी मर्जी से सरकार को चलाना, क्योंकि उनकी मर्जी से जो उनका इस्लाम धर्म है उसके हिसाब से सरकार नहीं चल पा रही थी। बांग्लादेश में मुस्लिम मेजोरिटी है, इसलिए वह चाहते हैं कि जो भी सरकार हो उनके हिसाब से चले, जैसा वे कहें सरकार वैसा ही करे। जो पाकिस्तान की अथॉरिटी है उसने बांग्लादेश के विद्रोह को भड़काने के लिए सपोर्ट किया है, क्योंकि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लाम है यह दोनों ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों को भड़काने का जिम्मा पाकिस्तान ने उठा रखा है। अभी सीधे तौर पे पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ दिन के बाद ये पता जरूर चल जाएगा कि पाकिस्तान ने इनडायरेक्ट तरीके से बांग्लादेश को आग में डालने का काम किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भारत को चिंता इस बात की है कि वहां पर जो माइनॉरिटीज है, क्योंकि माइनॉरिटी में मुसलमानों को छोड़कर बाकी सारे जात के लोग बांग्लादेश में निवास कर रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कुछ मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं को खंबे में बांध करके पीट रही हैं। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे जो इशारा करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत के 19,000 नागरिक बांग्लादेश में मौजूद हैं और इसमें केवल 9,000 स्टूडेंट वहां पर पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। अभी कल एक पोस्ट आर्टिकल आया था जिसमें यह बताया गया कि बांग्लादेश के अंदर 2 इंडियन थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी, लेकिन नीचे गिरने के बाद उनकी मौत नहीं होती है, वह जिंदा बच गए, लेकिन उनका हाथ पैर टूट गया है। इसका मतलब है कि जो वहां पर हिंदू बांग्लादेशी हैं उन पर तो अत्याचार हो ही रहा है, साथ में जो इंडिया से बांग्लादेश घूमने के लिए गए थे उन पर भी अत्याचार किया जा रहा है। शेख हसीना का पूरा परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ। उनके जो फादर थे शेख मुजब्बिर रहमान, उन्हें बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहा जाता था। बांग्लादेश के अंदर उनके स्टैचू को जिस तरह से डिमोलिश किया गया स्टूडेंट प्रोटेस्टरों के द्वारा, उसे देखने से लगता है कि बांग्लादेश में उनकी जितनी इज्जत अब रह नहीं गई है, क्योंकि अपोजिशन के लोग उन्हें पहले से ही पसंद नहीं करते थे। आज जब बांग्लादेश में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो यह जो पॉलिटिशियन है अपना उल्लू सीधा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखिए बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वकर-उज़-ज़मा यह है कौन, इसने शेख हसीना के साथ क्या रिश्ता है और इसने शेख हसीना को क्यों धोखा दिया। चलिए इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वकर-उज़-ज़मा 1966 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुआ था। इसके पूरे परिवार के लोग आर्मी में पहले से ही काम कर रहे थे, तो वकर-उज़-ज़मा ने सोचा कि अपने परिवार के आर्मी वाले स्टेटस को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। इसका विवाह सरनाज कमालिका जमा से हुआ था। यह लेडी जनरल मोहम्मद मुस्ताफिजुर रहमान की डॉटर है। यह जनरल मोहम्मद मुस्ताफिजुर रहमान जो था वह शेख हसीना जब पहली बार 1997 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उस टाइम पे बांग्लादेश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और ये शेख मुजब्बिर रहमान के चचेरे भाई भी हैं। शेख हसीना ने इसे अपने रिलेटिव समझ करके अपने पास रखा था ताकि देश में कोई अस्थिरता पैदा हो तो देश की कंडीशन को हम कंट्रोल कर सकें। यह रिलेशन में करंट बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का चाचा भी लगता था और उसकी डॉटर की शादी वकर-उज़-ज़मा से हुआ था, इसलिए वकर-उज़-ज़मा शेख हसीना का दूर का रिश्तेदार लगता था। शेख हसीना ने इसे अपना दूर का रिश्तेदार समझ करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था ताकि कोई कंडीशन स्थिति आ जाती है देश के अंदर तो हम उसे कंट्रोल कर सके, लेकिन उसके उल्टा हो गया और शेख हसीना को इसने पूरी तरह से धोखा दे दिया, जिसके वजह से शेख हसीना को मजबूर होकर के अपने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। इसी साल 23 जून को इसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। इस पोस्ट पर इसे 3 सालों तक काम करना था, जो कि जनरल टर्म कहा जाता है। बांग्लादेश में जो आर्मी चीफ होते हैं उस पोस्ट पर बैठते हैं, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसने अनाउंसमेंट किया था कि मंगलवार के बाद देश में एक आंतरिक सरकार बनाई जाएगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, और साथ ही जेल में जितने सारे कैदी बंद थे उनको जेल
से रिहा कर दिया गया। जो देश के दुश्मन थे उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। यह यूनुस नाम का व्यक्ति है जो बांग्लादेश का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होगा। इसने बांग्लादेश के अंदर बैंक का निर्माण कराया था। इसके द्वारा बनाए गए बैंक छोटे छोटे व्यापारियों और आम लोगों को कर्ज दिया करते थे, जिसके कारण इसे 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद शेख हसीना जब 2009 में सत्ता में वापस आई तो शेख हसीना के ने इसके अगेंस्ट जांच बैठा दिया और ये 2011 में देश छोड़कर भाग गया। जब शेख हसीना रिजाइन कर दिया तो अब इसे वहां से बुलाया है और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनने को लेकर के उसको बांग्लादेश में ऑफर दिया जा रहा है। यह पहले से ही चोर था, यह बांग्लादेश को कैसे चलाएगा आने वाले समय में ही पता चलेगा। कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो देश में एक नए लोकतंत्र की शुरुआत होगी। शेख हसीना रूढ़िवादी थी। करंट बांग्लादेश की जो स्थिति है वहां पर जो सरकार चल रही थी उस पर करप्शन के चार्ज लगे हैं क्योंकि उन्होंने देश के साथ धोखाधड़ी किया है और देश छोड़कर भाग गई। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने केवल कट्टरपंथियों का साथ दिया था। अब जो नई सरकार बनेगी उस सरकार में धार्मिक लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। देखिए, दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उन कंट्रीज में ज्यादातर डेमोक्रेसी को खत्म करके वहां पर जो डेमोक्रेसी बना हुआ था पहले से उसे भी कुछ सालों में खत्म कर दिया जाएगा। जो इस्लामिक कंट्री वाले होते हैं उन्हें कोई राजा चाहिए होता है इन पर जो हुक्म चला सके, या डेमोक्रेसी में रहना नहीं चाहते क्योंकि डेमोक्रेसी इन्हें एक फंदा की तरह लगता है। इसलिए डेमोक्रेसी को हटा करके ये लोग अपने हिसाब से सरकार को चलाना चाहते हैं। वकर उस जमाने शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। इस टाइम में शेख हसीना ने रिजाइन किया और देश छोड़कर भाग गई। शेख हसीना ने देश छोड़कर भागना उचित समझा क्योंकि अगर वो देश के अंदर रहती तो देश में और ज्यादा माहौल खराब हो सकता था, दंगे भड़क सकते थे। देखिए, जो बांग्लादेश का माहौल बिगड़ा था उसका एक ही कारण था, हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया एक आदेश। 5 जून 2024 को बांग्लादेश का हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा बढ़ाने का फैसला किया था। इसके बाद ढाका के अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित कर दी गई थी, जिसमें अलग अलग वर्गों के लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा 30% सीट 1971 में युद्ध में शामिल घर वालों को देने का प्रावधान था। महिलाओं और अल्पसंख्यक विकसित क्षेत्र से आने वाले लोगों का नंबर था। इन दोनों के लिए 10% सीटें आरक्षित कर दी गई थी। अब बचे थे लास्ट में केवल वहां के निवासी, जो उन्हें 5% सीट ही अलॉट की गई थी। 1% सीट केवल विकलांगों के लिए ही रखा गया था। ये जो 30% सीट का रिजर्वेशन था जिसे 1971 के युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों को दिया जाने का प्रावधान था, इसी को लेकर के पूरे बांग्लादेश में विद्रोह हो गया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सरकार स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर ले रही थी, लेकिन इन प्रोटेस्ट में देश के जो गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियन ने अपने उल्लू को सीधा करने के लिए स्टूडेंट को निशाना बनाया, अन्य स्टूडेंट के साथ भेज दिया ताकि सरकार को यह न कह पाए कि स्टूडेंट नहीं बल्कि ये पॉलिटिशियन है। 1971 से लेकर 1975 तक उन्होंने स्वतंत्रता के लिए सरकार को खूब बढ़िया से चलाने की कोशिश किया था और चलाया भी, लेकिन जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने अपनी राजनीति गर्म करने के लिए 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन मुजिबुर रहमान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब मुजिबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है तो उनके पूरे परिवार को यानी कि 1975 से लेकर 1981 तक भारत में रहना पड़ा था। इसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो गया तो शेख हसीना का परिवार वापस बांग्लादेश लौट गया। मुजिबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन इलेक्शन नहीं कराया जाता और बांग्लादेश में जो आर्मी थी उसने सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और यह सिलसिला 1991 तक चला। 1991 आया और बांग्लादेश में सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर के फिर से डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया। 1991 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो पार्टी जीत करके सत्ता में आई थी उसने इतना ज्यादा करप्शन कर दिया कि इसके लिए 1995 में फिर से इलेक्शन कराया गया और इलेक्शन ज्यादा टाइम तक न चल सका। 1996 में शेख हसीना को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। शेख हसीना का प्रीमियम टर्म 2001 तक चला था। उसी साल 2001 में अपोजिशन पार्टी ने मिलकर के अपनी सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार लंबे समय तक न चल सकी। 2006 में से लेकर के 2008 तक बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला था। इसके बाद जब 2009 में चुनाव हुआ था तब फिर से शेख हसीना सरकार में आए, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया। इसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है 2009 से लेकर 2024 तक। शेख हसीना लगातार 4 बार प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। बांग्लादेश को दुनिया भर के देशों से आगे ले जाने का जिम्मा शेख हसीना को जाता है, बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत पीछे हुआ करता था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान को पीछे छोड़ करके आगे निकल गया है। देखिए, भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बांग्लादेश के मुस्लिम माइग्रेंट जो भारत में रह रहे थे या किसी और देश में रह रहे थे वह धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। उनकी जो बांग्लादेश की सरकार से उम्मीदें बढ़ चुकी है, वह लोग अब सोच रहे हैं कि बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है उस सरकार के अंदर हम अपनी जीवन को अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। इसके बाद जब इलेक्शन होगा तो बाद की बातें बाद में करेंगे। अगर देखा जाए तो इलेक्शन हो सकता है कुछ चीजें सामने निकल कर आए जिस पर हम विश्वास कर सके। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। जिस तरह पाकिस्तान में सेना ने सरकार को कंट्रोल करती है वैसा भी नियम लागू हो सकता है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। शेख हसीना पहले अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनकी वीजा को कैंसिल कर दिया और कहा कि हम आपको अभी शरण नहीं दे सकते, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जो प्रदर्शन चल रहा है वो भी रुका नहीं है। इसके बाद शेख हसीना लंदन जाने पर विचार कर रही थी, जिसके कारण वो
सोच रही थी कि शायद लंदन में उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है तो हो सकता है कि उन्हें शरण मिल जाए, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। बांग्लादेश के लोग यूनाइटेड नेशन के पीस एक्ट के अकॉर्डिंग जांच के हकदार हैं। जब तक बांग्लादेश में आंतरिक सरकार नहीं बन जाती और हसीना के अगेंस्ट जांच नहीं कर लेता, तब तक उन्हें इंग्लैंड में शरण नहीं दिया जाएगा। ब्रिटेन में नेताओं और बड़े बड़े लोगों को शरण देने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस बार शेख हसीना को यह मौका नहीं मिलेगा। शेख हसीना अगर प्रधानमंत्री नहीं होती, प्रधानमंत्री की जगह पर किसी और पद पर आसीन होती, तो हो सकता है कि उन्हें इंग्लैंड में शरण दे दिया जाता, लेकिन वे देश के सर्वोच्च नेता थी। वह जब देश छोड़कर भाग जाएंगी तो उन्हें शरण कौन देगा। भारत तो बहुत बड़ा दिलदार आदमी और बांग्लादेश भारत का पड़ोसी भी है, इसलिए शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी के बीच काफी रिश्ते अच्छे हैं। रिश्ते अच्छे होने से शेख हसीना को भारत में शरण नहीं मिला। इसके पीछे का हिस्टोरिकल रीजन यह है कि जब 1975 में पिता उनके मुजब्बिर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तब शेख हसीना का परिवार 1975 से 1981 के बीच में भारत में रहा था। अभी 2024 में शेख हसीना भारत में फिर से शरण ली हुई हैं।